हाइब्रिडाइजेशन कहां तक हो गया था? sp3 तक हो गया था ना, sp3d तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते। PCl5 के मॉलिक्यूल की बात करी थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, हमने बात करी थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने कौन सा लिया था? PCl5 मॉलिक्यूल लिया था। इसमें बोला हमने कि ज्योमेट्री कौन सी होगी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की बात हुई थी। और आपका बॉन्ड एंगल दो थे, 120 और कौन से थे? 90। दो बॉन्ड एंगल की बात हुई थी, है ना। तो PCl5 मॉलिक्यूल में एक और छोटी सी बात है, यहीं का यहीं निपटा देते हैं, कर लेते हैं। PCl5 का जो मॉलिक्यूल था इस तरीके से ट्राइगोनल बाइप्लेनर, इस तरीके बाइपिरामिडल ज्योमेट्री थी। तो इस ज्योमेट्री में अगर हम लोग देखें कि किसकी आवाज थी? नेक्स्ट टाइम में ये तीन बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है ना। तो ये अबव है और ये बॉन्ड कैसा है? बिलो द प्लेन। और ये सारे जो बॉन्ड है एक ही प्लेन में है। तो जो एक प्लेन में बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं कि स्पेशल नेम देते हैं, ये वाले बॉन्ड्स को, इन तीनों को इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इनको? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो आपका एबव और बिलो जो है बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एबव बिलो वाले कौन से हो जाएंगे? एक्सियल बॉन्ड, उनको नाम देंगे हम लोग। PCl5 के केस में ऐसा देखा गया कि ये वाले जो बॉन्ड है आपके, ये तीन बॉन्ड और ये जो दो बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस है। जो आपका एक्सियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी लंबाई जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अब बोला गया ये दो तरीके की बॉन्ड एंगल, तो समझ आ रहा था कि भाई एक तो प्लेन में तीन बॉन्ड है और एक ऊपर और एक नीचे, तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो गया। पर P और Cl के बीच में ही है बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्यों अलग अलग हो रही है? इन तीन की तो सेम आ रही है और ये ऊपर वाले और नीचे वाले की अलग अलग आ रही है, और ऊपर नीचे वाले की जो ये तीन है उनसे ज्यादा है। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है। इसका रीजन पूछा गया कि भाई क्या रीजन है, इसके रीजन पे बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। ये लिख लो ये स्लाइड, तो अगली स्लाइड पे बात करें। जो प्लेन में तीन, जो प्लेन में, हाँ मिला के नहीं, मतलब तीनों को इक्वेटोरियल अलग। नोट कर लिया क्वेश्चन? एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की कम। ध्यान से देखो, ये एक्सियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल, एक्सियल वाले ये ऊपर नीचे। PCl ये जो बॉन्ड है इसमें कितने का एंगल दिखाई दे रहा है? 120 का।
ये 120 एंगल है, बॉन्ड एंगल है ना। 120 बॉन्ड एंगल पे ये है तीनों बॉन्ड। और इन दोनों बॉन्ड की अगर बात करो, इन दोनों बॉन्ड की अगर ऊपर नीचे वाले बॉन्ड की बात करो, तो इन तीनों से एक 90 का बॉन्ड यहां बनेगा, एक 90 का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, सारे बॉन्ड 90 बनेंगे, एक 90 का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, और ये नीचे वाले के साथ तो खैर 180 का बन रहा है, नीचे वाले से तो दिक्कत नहीं, बहुत दूर है। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, वो जितने ज्यादा दूर हैं इसका मतलब रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने दूर दूर हो गए इसका मतलब रिपल्शन क्या है, बहुत ज्यादा। इनकी अगर बात करो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड की, तो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड पे एक इससे रिपल्शन लगेगा इस बॉन्ड पेयर से, एक इस बॉन्ड पेयर से रिपल्शन लगेगा, और एक इस बॉन्ड पेयर से, 3 से लगेगा। और तीनों से रिपल्शन कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 90 पे लग रहा है ना। 2 वेक्टर है, समझ लो 90 पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका रिपल्शन, इन तीनों के बीच में रिपल्शन अगर बोलो तो 120 पे लग रहा है, तो एंगल बड़ा है ना। एंगल बड़ा है तो रिपल्शन कम होगा। जब दूर दूर आपने रख दिया बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन को, तो रिपल्शन कम होगा। जब पास पास है 90 पे है तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा फेस करेंगे। ये रिपल्शन ज्यादा फेस करते हैं तो अल्टीमेटली ये होता है कि ये जो पेयर होते हैं थोड़े दूर हो जाते हैं, और क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा है तो दूर हो गए, दूर हो गए तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। रिपल्शन ज्यादा, उनको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ रहा है तो थोड़े दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और ये वाले जो हैं इनमें 120 एंगल बन रहा है तो ऑलरेडी दूर दूर है, तो इतना जितना रिपल्शन ऊपर फील हो रहा है उतना इस पे फील नहीं होगा, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है एक्सियल वाले से। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखिए एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड पेयर, एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फेस मोर रिपल्शन क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है, मोर रिपल्शन, सो becomes apart and bond length increases. But equatorial bond pair electron, equatorial bond pair electron feel less repulsion रीजन क्या है, 120 का एंगल है, दूर दूर है, सो बॉन्ड लेंथ इज लेस। क्लियर है बात। वन 120 एंगल becomes apart। क्लियर है बात। अच्छा, जो भी बॉन्ड, अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी नहीं बताया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं पढ़ाया आपको। जो बॉन्ड जितना लंबा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, है ना। अपोजिट चलते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर बॉन्ड छोटा है तो ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो ज्यादा होती है, और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कई बार, लेकिन आगे आप अगले पॉइंट में नोट कर लिया। ये नेक्स्ट पॉइंट में आप ये भी ऐड कर सकते हो
So equatorial bond have more bond strength than axial bond. जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड लेंथ। जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा, अपोजिट। क्योंकि जितने पास पास न्यूक्लियस होंगे उतना क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और दूर दूर कर दोगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब अगले हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। sp3d की बात हो गई, अब बात करेंगे हम लोग sp3d2 की। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है अपना sp3d2। sp3d2 जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक s मिलेगा, 3 p मिलेंगे, 2 d मिलेंगे। एक s 3 p 2 d, ये सारे मिलकर के कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, 6 मिक्स हो रहे हैं। तो कितने बनेंगे नए, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनका नाम क्या हो जाएगा, sp3d2। सबका नाम क्या होगा, sp3d2। अब 6 को जब अरेंज होना है तो हमेशा ज्योमेट्री उस तरीके से बनती है कि रिपल्शन कम से कम हो, मिनिमम। 6 को अरेंज होना है तो 6 को अरेंज होने के लिए जो फाइनली ज्योमेट्री बनती है, देखने को मिलती है हमको, वो मिलती है ऑक्टाहेड्रल। किस तरीके की ज्योमेट्री मिलती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एक स्क्वायर बना लो, 4 बॉन्ड तो ऐसे होंगे, यहाँ पे सेंटर मेटल होगी, 4 बॉन्ड इस तरीके से होंगे, एक उसी के इक्वल बॉन्ड ऊपर, एक इक्वल बॉन्ड नीचे, 6 बॉन्ड होंगे, जिसमें से 4 एक स्क्वायर का प्लेन समझ लो, स्क्वायरिक प्लेन उस पे हो गए 4 उसके डायगोनल पे, और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। अब आपको पता है अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल 90 होगा, और ऊपर से अगर ये नीचे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल देखो तो वो भी क्या होगा, 90 होगा। एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड ये प्लेन में है तो 90 बनेगा। तो यहाँ पे सारे एंगल क्या होंगे, बॉन्ड एंगल क्या बनता है, 90। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज 90। यहाँ 2 तरीके का बॉन्ड एंगल नहीं होगा, एक ही होगा 90। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? यस। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है, मतलब क्लास बहुत सारे हैं वैसे तो, क्लासिकल एग्जांपल SF6 याद रखते हैं। SF6 कैसे बॉन्ड बनेगा, सल्फर, ज्योमेट्री ऐसे बनाना चाहो, ये कैसा डायग्राम बना दिया हमने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब बॉन्ड को लाइन से डिनोट किया जाए तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। वो वाला भी बना सकते हैं,
कौन सा? ऑर्बिटल वाला भी बना सकते हैं, बना के दिखाएं या बना लेंगे आप लोग? सल्फर का पहले कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लीजिए। 1s2 2s2 2p6। सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलिए गरिमा। 3s2 3p4। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 3s2 3p4। सही लिखा हमने कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल पार्टिसिपेट करेगा, डी को भी लेना है तो 3d 0 भी लिख देते हैं। 3d 0। ये ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट में ले आए। 3s2 3p4 3d 0 था। अब ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी। 6 फ्लोरीन लगने हैं, 6 सिंगल बॉन्ड बनने हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिंगल अनपेयर्ड 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी की पोजीशन में तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब कौन सी स्टेट बनाए हम लोग? एक्साइटेड स्टेट। अगर इसको ले जाओगे तो कितने बन जाएंगे अनपेयर्ड? 1 2 3 4 ही बनेंगे, 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो इसको भी ले जाओ। इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2। अब 6 ऑर्बिटल्स ऐसे मिल गए जिसमें कितने कैसे इलेक्ट्रॉन है? सिंगल सिंगल हो गए। ये 3s था, ये 3p था, ये क्या था? 3d। जितने सिंगल वाले हैं वही मिक्स हो जाएंगे, ये सारे इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, तो sp3d बन जाएगा, sp3d2 बन जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे। SF6 का डायग्राम भी बनाया जा। सबने बना लिया? कौन नहीं बनाया? इसमें सारे एंगल सेम है, ये 4 प्लेन में, एक ऊपर है एक नीचे है, सारे के सारे 6 के 6 बॉन्ड बिल्कुल इक्वल हैं। यानी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी और बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होगी? बॉन्ड की एनर्जी या बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? सेम हो जाएगी। 6 के 6 जो बॉन्ड होंगे सबकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ सेम होगा। इजी है, इजी चल रहा है अभी तो, इजी है भी, इतना कोई टफ नहीं है। दिमाग में बनाते हैं कि बहुत हैवी है तो फिर हैवी लगे, नहीं बनाएंगे तो sp3d3 लास्ट है, ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा नाम से पता है 1s 3p 3d, 1s 3p 3d ये मिलेंगे और कितने बना लेंगे?
7 नए बनाएंगे और नाम क्या होगा? सबका नाम sp3d3 रख देंगे और क्या, सबका नाम यही होगा sp3। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे एक दूसरे को अरेंज करते हैं, मतलब ज्योमेट्री क्या देखी गई है। ज्योमेट्री इसमें देखी गई है पेंटागोनल, 5 तो लगेंगे पेंटागोनली, और बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी 5 बॉन्ड जो होंगे इस प्लेन में होंगे और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, है ना। अगर कोई पेंटागन बना दो ऐसे, ये सब लेंथ इक्वल होनी चाहिए सारी की सारी, सेंटर पे सेंट्रल मेटल रख दो और 5 बॉन्ड बना लो इसमें। ये बॉन्ड हो गए और एक ऊपर और एक नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे सेंट्रल मेटल होगी और यहाँ पे साइड एटम लग जाएंगे, मान लो ए लगाते, सीएम मतलब सेंट्रल मेटल। हाँ ऊपर नीचे तो थे ही ना, उससे जब पूरे सबको ज्वाइन करते हैं ना तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। हाँ ऊपर नीचे ही है, अभी दिखा देते, 3D दिखा देते। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, अब देखो एक प्लेन में 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो ये जो प्लेन का अगर पूरा एंगल देखो तो पूरा एंगल कितना होता है, प्लेन में अगर पूरा ये एंगल देखो सारा तो 360 होता है, 360 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 5, 4 या 2, ठीक है 72। तो ये जो प्लेन में जो एंगल होंगे वो सारे कितने होंगे, 72 हो जाएंगे, और ऊपर नीचे वाले एंगल तो आपको पता ही है कितने होते हैं, 90 ऐसे होता है। तो 2 एंगल होंगे, बॉन्ड एंगल 2 देखने को मिलेंगे आपको। तो एक आपको sp3d में मिला था और एक sp3d3 में मिलेगा, 2 बॉन्ड एंगल, बाकी सब में एक ही बॉन्ड एंगल है, ठीक। अब बनाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। IF7 क्लासिकल एग्जाम्पल है। IF कैसे बनेगा, आई बीच में, आई सेंट्रल मेटल है और पेंटागन पे एक ऊपर बॉन्ड और एक नीचे की तरफ, सही नहीं बना, ओह पेंटागन बनाना ही पड़ेगा। पेंटागन बना लो, उस पे सारे एफ एफ लगा दो कॉर्नर्स पे और बॉन्ड। पांच एफ तो यहां लग गए, 7 बनाना ना, एक ऊपर और एक, ठीक। ये एंगल 72 और ये एंगल, 2 एंगल हो गए।
कोई दिक्कत? थ्री में डायग्राम वायग्राम हो तो दिखा दिया जाए आपको। इनके दिखाने की जरूरत ही नहीं, इनके तो आपको समझ आ ही गए हैं ना। sp3 D2 का चाहिए और किसका चाहिए? sp3D3 का चाहिए, इसी का चाहिए ना? अरे यार, क्या आया नहीं? सर्च का ऑप्शन तो यही है ना। आ रहा है, कहीं दिख रहा है कुछ? कौन बात कर रही है? पेशेंस नहीं है तुम लोगों में? नहीं है ना थोड़ा सा भी? अच्छा सा कुछ हो। ओके, कौन है ये बात कर रहा है लगातार? गरिमा, क्या कर रहे हैं? लगातार बोल रहे हैं। कोई दिखा भाइयों बहनों? 3D दिखे तो बोलिएगा। ऑक्टाहेड्रल, SF6 तो दिखा ही रहा है ना, दिखाना ही। पहला है ये, देखो ये डायग्राम देखिए आप, ये वाला है ना। SF6 बन रहा है। बोर्ड पे फोकस करो लगातार। मैम मैम नहीं बोलेंगे, बोर्ड पे फोकस करो। देखो सल्फर 4 आपके ये स्क्वायर पे आ गए, ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन, है ना। ये चारों बॉन्ड जो है बिल्कुल सिमिलर हैं, तो जब ये आपकी पूरी ज्योमेट्री बनती है तो ये कौन सी बन जाती है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कुछ बना है, कुछ बढ़िया नहीं है, क्या भी है?
ये तो अब तुमको ऐसे ही समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड ऐसे एक ऊपर एक। आपको चलो छोड़ो, मैं खुद ही देख के ही बताऊंगी, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहे। कोई आपको ढूंढ के ही मैं, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा। कार्तिक कह रहा था कि अगर क्या था, कौन सा था, इसमें भी ऊपर नीचे 2 पिरामिड बन रहे हैं ना, ये वाले में भी PCl5 में भी ऊपर नीचे 2 पिरामिड बन रहे थे, है ना, तो ये वाले में क्यों ऑक्टाहेड्रल शेप बोला SF6 में, उसमें क्यों पिरामिडल बोल रहे हैं, है ना, तो इसकी 3D दिखाना चाह रहे थे आपको, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा क्योंकि अभी टाइम वेस्ट हो रहा। अब हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दे, उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो सीख लेते हैं। फिर उसके बाद इसको निकालने का एक और इजी तरीका है BSEPR थ्योरी, वो थ्योरी पढ़ेंगे, उससे कोई भी मॉलिक्यूल दे दें आप एकदम सेकंड्स में निकालोगे आंसर। तो पहला तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, एक दो तरीके देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन, पहला एक तरीका है, मान लो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन, तो क्या करते हैं, जो बाहर वाला शेल है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर लीजिए सबको, और जो भी आपका एडक्ट आएगा सबको ऐड करिए, जो एडक्ट आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो एक नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं Z, इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, Z, स्टीयरिक फैक्टर, स्टीयरिक फैक्टर निकालेंगे और स्टीयरिक फैक्टर से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले ये लिख लो, फिर अगली स्लाइड पे चले। नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये दूसरा एटॉमिक नंबर नहीं है, स्टीयरिक फैक्टर भी लिख सकते, पहले लाइन लिखो, एग्जाम्पल बताते ही समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन है तो जितने एटम्स हैं सबके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, सबको ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, स्टीयरिक फैक्टर आ जाएगा। नोट हो गया। स्टीयरिक फैक्टर की बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर स्टीयरिक फैक्टर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं sp, अगर 3 आता है तो लेते हैं sp3 sp2, नॉट sp3 sp2, अगर 4 आएगा तो लिखेंगे sp3, ये 2 जो नंबर है sp, एक एक हो गए, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। पहले ये पॉइंट लिखिए, फिर एग्जांपल लें। स्टीयरिक फैक्टर निकालेंगे, अगर 2 आया तो sp3, तो sp2 बढ़ते जाएंगे, एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आगे जाएगा। सबके लिए पहले स्टीयरिक फैक्टर निकालना है, उसके बाद देखना है। पहला तरीका बताया स्टीयरिक फैक्टर निकालने का, जब मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो तो, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया NH3 का, और NH3 में सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना। नाइट्रोजन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक।
तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो सबके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हमको कितने होते हैं नाइट्रोजन के आउटर शेल में? 5। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे? 3। राजवंश बोर्ड पे देखिए 8। टोटल क्या आ गया? 8। हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो एडक्ट को कितने से डिवाइड करना था? 2 से। क्या आ गया आपका? स्टीयरिक नंबर 4। 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। अभी बात समझ आई राजवंश? वाटर का निकालिए, H2O का निकालिए। H2O का निकालिए कॉपी में। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन पे निकालिए क्या हो। ऑनलाइन निकाल पा रहे हैं बच्चों? ये निकल गया सबका। H2O में देखिए, H2O में भी हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के लास्ट में 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन के लास्ट में 2 हो गए, ऑक्सीजन के लास्ट में 6। टोटल आ गया 8। 8 से डिवाइड कर दिया 2 को, आ गया 4। 4 इज इक्वल टू क्या होता है ना? अब सेकेंड रूल पे आ जाते हैं। इफ मॉलिक्यूल डोंट हैव हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो, हाइड्रोजन अगर नहीं है तो क्या करें? जैसे एग्जांपल ले लिया CH4 में तो हाइड्रोजन है ना, PCl5 ले लेते हैं, SO2 ले लेते हैं, SO3 ले लेते हैं, SF6 ले लो, IF7 ले लो। इन सब में अभी हमने लिख दिया था क्या है, पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? निकालें, चलिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऐड करेंगे, जो एडक्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है। एडक्ट को किससे डिवाइड करना है? 8 से। अब एक एक केस लेते हैं। PCl5 ले लें। फास्फोरस के आउटर शेल में 5 होते हैं, क्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं 5, 7। 5 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा? 35 + 5 40। टोटल कितने आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 40। 40 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ गया? 5। 5 के हिसाब से क्या हो जाएगा? sp3d। कोई दिक्कत? SF6 एक एक पे आ रहे हैं। सल्फर के आउटर शेल में होते हैं 6, फ्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं 7। 6 फ्लोरीन है तो कितने हो जाएंगे? ये कितना आ गया? 42 + 6 48, और 48 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो क्या आएगा? 6। तो 6 के हिसाब से क्या बनना चाहिए? sp3d2। कोई समस्या? IF7 में निकालिए। आई के लास्ट में भी 7 होते हैं, फ्लोरीन के लास्ट में भी 7 होते हैं।
अवनी IF7 में निकालिए। आ गया 7 आ रहा है Z, इसमें 7 है और फ्लोरीन में भी 7 होता है, तो कितना आ जाएगा 56 आ रहा है। 56 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया इसमें 3। कोई समस्या? सब लोग निकाल पा रहे हैं? बच्चा पार्टी SO2 SO3 भी निकालें। चलो SO2 सल्फर के आउटर सेल में 6, ऑक्सीजन के भी आउटर सेल में 6, वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। 12 + 6 18। अब 18 डिवाइडेड बाई जब 8 करेंगे ना तो क्या होगा, 2 टाइम्स तो पूरा पूरा चला जाएगा और क्या बचेगा आपका, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, पॉइंट में नहीं लेंगे, मतलब ऐसे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना। 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एक स्टीयरिक फैक्टर ले लिया जाता है, मतलब एक स्टीयरिक फैक्टर ये है और ये 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एक स्टीयरिक फैक्टर ये बन जाएगा। तो टोटल स्टीयरिक फैक्टर कितना हो जाएगा इस केस में, 2 + 1 3। हाँ 2 के केस में 3 बचे तो दूसरा मेथड लगाएंगे, ये लगेगा। यहाँ पे कितने बच गए, 2 बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में सेट होते हैं, तो उसके हिसाब से स्टीयरिक फैक्टर 1 ले लिया और यहाँ के हिसाब से 2 तो आया ही था, तो टोटल मिला के कितना बन जाएगा इसका 3 बन जाएगा। अगर 3 बन गया तो क्या हो जाएगा, कोई समस्या बोलिए। क्या 1 आएगा तो ये मेथड नहीं लगाएंगे, फिर दूसरा लगाना, दूसरा सिखाएंगे, एक अल्टीमेट सिखाएंगे। अल्टीमेट का मतलब कुछ मत लगाओ, वही लगाओ, सबका आंसर निकलेगा। वन आ गया तो 1 नहीं आएगा, 1 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा। 1 आ गया मतलब एक ही ऑर्बिटल, एक की मिक्सिंग की बात कैसे करेंगे। SO3 सल्फर पे 6 कितना आ जाएगा, 18 + 6 कितना होता है 24 डिवाइडेड बाई 8। आयनिक स्पीसीज पे कर लेते हैं, आयनिक स्पीसीज पे भी निकाल लेते हैं, आयनिक भी आएगा अपने को। निकाल पा रहे हैं सब लोग? NH4+ H3O+ CO3-2 सब पे निकालता है। नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल है, इस पे ही निकलेगा, यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल है, यहाँ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, नाइट्रोजन के आउटर में 5, हाइड्रोजन के आउटर में कितने हो जाएंगे 4, प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो -1 कर दीजिए, प्लस चार्ज है तो जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 8, और हाइड्रोजन है इसमें तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना,
हाइड्रोजन वाले में 2 से डिवीजन हो रहा था, कोई दिक्कत? H3O प्लस में निकाल के अब आप बताएंगे क्या? 8 डिवाइडेड बाई 2, फोर आ रहा है, sp3 हो जाएगा, सेम आ रहा है ना, 3 प्लस 6 और एक चार्ज है तो -1, तो 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया sp3। अब अगला निकालिए, CO3 -2 का कोशिश कीजिए। CO3 पे माइनस का चार्ज है, जितना माइनस चार्ज होगा वो ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन। सब लोग निकालें। sp2, कार्बन के आउटर शेल में 4, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6, 3 है, और आपका 2 प्लस कर देंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -2 का चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 ऐड कर दिया, तो 18 प्लस 2 2 कितना हो गया? 20, 20 प्लस 24। और हाइड्रोजन था नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं करना है, किससे डिवाइड करना है? 8 से। कोई समस्या हो तो बोलें, नहीं हो तो बोलें। SF4, चलिए SF4 का निकालिए, फिर उसके बाद निकालें और आपको। अब बोला है मैंने SF4 का निकालने के लिए, sp3d आ रहा है, तो sp3d आ जाएगा 5। क्या आ रहा है एनवी? प्रीतिका, सल्फर के आउटर सेल में 6, 5 आ रहा है, तो sp3d कितना आ गया? 28 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 34। 34 डिवाइडेड बाई 8, 4 बार तो फुल चला गया, और 2 बच जाएंगे तो एक ऐड कर देंगे। बात सबके समझ आ रही है? चलो VSEPR थ्योरी सिखा दें और फिर उसके बाद उससे निकालना सिखा दें हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे तो निकाल लेंगे। अब जो भी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा उसमें निकालने आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं दुनिया भर के। NO3 माइनस में निकालो जरा, NO3 माइनस, CH3 प्लस, CH3 माइनस, मैं लिखती हूँ। चलो निकालो, ऑर्डर है।
यही से। हाँ भाई, NO3 माइनस का sp2 5 और एक ये 6 हो गया। ये 6 है तो 6 का मल्टीपल ही तो आएगा। कैसे? नाइट्रोजन पे 5, ऑक्सीजन पे 6, एक ऐड कर दिया आपने, कितना बन गया? 24 बन गया। टोटल 24 है, सही है। 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा? 3। तो sp2। कोई समस्या? सल्फर पे आउटर में 6 है, ऑक्सीजन के भी 6 होता है, 2 ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 32। 32 डिवाइडेड बाई sp CH3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 1 कितना बन गया? 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन गया? 3। ओके, माइनस में देख लेते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 1 8। 8 डिवाइडेड बाई, बोले आ गया सबका? दिक्कत वहीं पे आएगी जहां पे फ्रैक्शन आएगा, तो फ्रैक्शन के लिए दूसरी चीज सिखा देंगे, तो क्या है, सिंपल है। एक नहीं तो दूसरा रास्ता। Cl पे निकाल, ClO4 माइनस Cl पे निकाल। धीरे से आइए। क्या आ रहा है? sp3। बोलो बच्चों। sp3। पृथिका क्या आ रहा है Cl पे? 4 आ रहा है sp3। Cl के आउटर में 7, ऑक्सीजन के आउटर में 6। सब लोग कर पा रहे हैं? 7 प्लस 1 हो गया 8, और ये क्या हो गया? 24। 24 और 8 कितना हो गया? कर लेंगे? अब तो कर ही लेंगे, अच्छे बच्चे आप लोग। चलो अब एक थ्योरी भी पढ़ लेते हैं आज। ये तो VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में एक पार्ट रह गया, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, कौन डिसाइड करता है ज्योमेट्री, कौन डिसाइड करता है शेप, वो VSEPR पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। VSEPR पहले पढ़ लेते हैं, हो सकता है उसी के साथ साथ ही हो जाए। चलिए, VSEPR थ्योरी सुनी है आपने कभी? पहली बार सुन रहे हैं? ये तो पहली बार ही सुन रहे होंगे। पहली बार सुन, बहुत इजी है एकदम मस्त। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गया तो VSEPR तो यूं समझ लो। बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से दिमाग में थोड़ा सा कम बैठता है। VSEPR थ्योरी शुरू में ही दी है, शायद पता नहीं, नायोम एंड गिलेस्पी ने दी थी, आई थिंक। उसका साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ लीजिएगा किसने दी थी, मेरे ख्याल से, मुझे जो याद आ रहा है। VSEPR का पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, वैलेंस
शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR थ्योरी का क्या नाम है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से पता चल रहा है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास, उनके बीच में कोई रिपल्शन होगा, उसी की बात हो रही है ना। देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो फॉर्मेट पे मिलते हैं आपको। वो आपको किस में मिलते हैं? दो फॉर्मेट में मिलेंगे।